हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विस। दिस इज राम सोनी। जब भी हम एमपीपीएससी की तैयारी की शुरुआत करते हैं तो आमतौर पर हमारे जेहन में एक क्वेश्चन होता है कि तैयारी की शुरुआत कैसे की जाए। स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं, जिन्होंने तैयारी की जस्ट शुरुआत की होती है, उनको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में आज बात करेंगे। तो बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से उनकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को कि एमपीपीएससी प्रिपरेशन की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो तैयारी की शुरुआत कैसे किया जाए। हाउ टू वी शुड स्टार्ट और प्रिपरेशन। तो यहां पे हमारे सामने पहला पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आमतौर पर जब हम तैयारी की शुरुआत करते हैं तो पहली बात तो यह है कि हम किसी को देखकर ही तैयारी की आमतौर पर शुरुआत करते हैं। हमारे आसपास यदि हमने किसी को देखा है या हमने एक सिविल सर्वेंट की लाइफ स्टाइल को जाना है तो आमतौर पर हम उस कंडीशन में तैयारी की शुरुआत करते हैं। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न, यहाँ पे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे रहते हैं जो तैयारी की शुरुआत तो काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, लेकिन बाद में उनका जो जोश है वो ठंडा हो जाता है और किसी और एग्जाम की तरफ वो डायरेक्शन में चले जाते हैं। ऐसे मान लीजिए आपने तैयारी की शुरुआत तो किया एमपीपीएससी की, चलो हम एसडीएम बनेंगे, और ये एसडीएम बनने की शुरुआत के साथ में आपका कोई दोस्त होता है। देखिए आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी होती है कि लोगों की देखा सीखी आप लोग डिसीजन लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई दोस्त जो है अचानक से एसआई का एग्जाम आया और एसआई की तैयारी करने लग गया, तो आपने भी एसआई की तैयारी करना शुरू कर दिया। कांस्टेबल का एग्जाम आया तो आपने भी कांस्टेबल की तैयारी शुरू कर दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कांस्टेबल या एसआई का एग्जाम नहीं देना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है हमारे देश में एग्जाम कम ही कम होते हैं। तो यदि आप एसआई या कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आप तैयारी वहां पर भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फुली तरीके से डेडिकेट होना चाहिए एमपीपीएससी के लिए। यहां पर कोई भी एग्जाम आपके डायरेक्शन में आता है तो वहां पर आप डायरेक्शन अपना चेंज ना करें, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने से फिर आमतौर पर वो चीज़ नहीं मिलती। तो आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए, उस चीज़ के लिए आप दिमाग में मन बना लीजिए कि आपको 1 साल 2 साल 3 साल पहले कंसिस्टेंटली काम करना है। इन केस बाद में दिक्कत जाती है तो आप बाद में बाकी एग्जाम्स में भी जा सकते हैं, लेकिन 2 से 3 साल एटलीस्ट मान के चलिए कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करते रहना है, इन केस आपका सिलेक्शन नहीं होता पहले अटेम्प्ट में तो। ठीक है, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, हालांकि बहुत बेसिक है, ऑलमोस्ट आप में से हर किसी को पता है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम एमपीएससी की तैयारी की शुरुआत करते हैं तो हम देखिए ये श्योर चाहते हैं कि क्या श्योर शॉट हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत सारे लोग जब मेरे से बातचीत करते हैं तो ये आमतौर पर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप ये बताओ कि मेरा पक्का सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं। देखिए एमपीपीएससी के एग्जाम की यदि हम बात करें तो एमपीपीएससी का एग्जाम ऑलमोस्ट हर साल 2.5 से 3 लाख लड़के अपीयर करते हैं। ये इन जनरल रेंज होती है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम में तो 17-18 लाख लड़के अपीयर करते हैं। लेकिन एमपीपीएससी एग्जाम में 2.5 से 3 लाख लड़के यदि अपीयर करते हैं और एग्जाम में सिलेक्शन कितने का होता है, मान लीजिए इन केस वैकेंसी 400 है तो 400 के हिसाब से हम देखें तो 400 गुणे 20, इसमें 20 का पैटर्न हो गया है, तो 400 गुणे 20 मतलब 8,000 के आसपास बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा प्रीलिम्स में। फिर उसके बाद मेंस होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यूज होंगे, लेकिन लास्ट में 400 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। तो 2.5-3 लाख बच्चों में 400 का सिलेक्शन होगा, मतलब आपके सिलेक्शन के चांसेस वैसे भी बहुत कम है। लेकिन ऐसी कंडीशन में ये आपको इंश्योर रहना है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। मतलब इतना तो श्योर है कि आप यहां वहां 2-4 जगह जंप करके आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। आपको अपनी स्ट्रेटेजी में एक ग्राउंड काम करना पड़ेगा, है ना। आपको समझिए एक मैराथन रन करनी है। ये ऐसा नहीं कि 1-2 किलोमीटर की दौड़ है, ये बड़ी लंबी दौड़ है। इसको क्लियर करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मन में मेहनत करने का जो हैबिट है वो बना के रखिएगा। मेहनत तो खूब करनी पड़ेगी, ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मन बना के रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि लास्ट में कम मेहनत से ही काम चल जाए। सुबह यदि उठना है तो हम सोचेंगे चलो ठीक है 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उठ जाते हैं, आज नहीं पढ़ाई करते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। मन में बना के चलेगा कि अगले 2-3 साल तक ताबड़तोड़ मेहनत करनी है, भयंकर पढ़ाई करनी है, टाइम पास नहीं करना है। ये चीज़ें अपने मन में होना चाहिए। अभी तीसरा एक ह्यूमन बिहेवियर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम पीएससी की तैयारी की शुरुआत करते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ये तो चलिए ये 2 चीजें तो आपकी ह्यूमन बिहेवियर की होगी कि मतलब इन चीजों को थोड़ी ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका रूटीन। आमतौर पर हम लोग जब तैयारी की शुरुआत करते हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत तो पढ़ लेते हैं और उसके बाद एक दिन मान लीजिए कस के पढ़ लिए और दूसरे दिन जो है हम लोग ठंडे बस्ते में चले आते हैं। ये चीज यहां पर नहीं चलेगी।
यहां पर यह चीज नहीं चलेगी कि आपने एक दिन काम किया, एक दिन काम नहीं किया, फिर एक दिन आपको जोश आया कि आपने किया। आपका जोश ठंडा हो चाहे गर्म हो, आपको काम करते रहना है। यदि आपकी बॉडी में एक भी एनर्जी नहीं बची है तब भी आपको काम करते रहना है। यह मन आपको बना के रखना है कि अपना रूटीन हमें मेंटेन करके रखना है। रूटीन से किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। मतलब आप कंसिस्टेंटली अपना काम करेंगे, जितना टाइम टेबल आपने बना रखा है, किस टाइम पे ये पढ़ना है, उस टाइम पे ये पढ़ना है। बिल्कुल ऐसे पढ़ना है जैसे समझिए कि आपको, जैसे कहते हैं ना, गधे के सर में, बॉडी में सामान रख दिया जाता है और गधा लेके चलने लग जाता है, उसी तरह सेम उसी तरह से हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम स्मार्ट वर्क करेंगे, सिविल सर्विसेज में बिना हार्डवर्क के सिलेक्शन नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, डजंट मैटर, क्योंकि यहां पे सिलेबस बहुत बड़ा होता है, बहुत लेंदी होता है, इसलिए सिलेबस को, कंटेंट को कंप्लीट करने के बाद में बार बार रिवाइज करना होता है, तब जाके वो दिमाग में आपकी चीजें स्टे करती हैं। तो ये 3 चीजें ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड हैं जिनको आप याद रखेंगे। अब चलिए बात करते हैं रियल में कौन कौन चीजों को हमें ध्यान रखना है, कौन कौन कैसे हमें तैयारी की शुरुआत करनी है। ये 3 चीजें तो आपको करने हैं। नाउ तैयारी की शुरुआत करते वक्त आपको ध्यान रखना है, अपने साथ सिलेबस रखिए और सिलेबस को आप एक बार नहीं कई बार रीड करिए। मैं कहूंगा कम से कम 10 बार रीड करिए। यदि आप 10 टाइम्स रीड करते हैं तो फायदा ये आपको मिलेगा कि आपको ये हल्का हल्का आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली सिलेबस में है क्या क्या चीजें, कौन से पेपर में कौन सा है। चूंकि आपको पता होना चाहिए एमपीपीएससी में प्री का एग्जाम होता है। प्री के एग्जाम की बात करें, यहां पे 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और सीसैट का पेपर 1 होता है। तो यहां पे देखें तो ये 2 पेपर जो होते हैं, इसमें से जीएस के मार्क्स काउंट किए आते हैं सिविल सर्विसेज में, और फॉरेस्ट सर्विसेज यदि आप दे रहे हो तो जीएस और सीसैट दोनों के मार्क्स काउंट किए आते हैं। तो ये इस हिसाब से रहता है। तो एक तो प्री का सिलेबस हो गया और दूसरा हो गया मेंस का सिलेबस। ये मेंस का सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही फाइनल आपको सिलेक्शन देगा, इसी पे रैंकिंग डिसाइड होगी। तो मेंस में देखें जीएस के 4 पेपर होते हैं, इसके अलावा एक हिंदी का पेपर होता है और एक ऐसे का पेपर जिसे बोलते हैं निबंध का पेपर होता है ना। तो कुल मिला के देखें तो 4 पेपर जीएस के और 2 पेपर और, तो कुल मिला के 6 पेपर होते हैं। इन सबको जोड़ दे तो कुल मिला के 1400 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपको, यदि आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हो तो 800 के आसपास आपके मेंस में नंबर होने चाहिए, तब जाके आपको एसडीएम या डीएसपी जैसे टॉप पोस्ट, एलीट पोस्ट मिल पाती है। इसके बाद होगा इंटरव्यू की बात करें 175 नंबर का है, तो इंटरव्यू में तकरीबन आपको 140 के आसपास नंबर टारगेट करने हैं। हालांकि यदि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो तो 160 के आसपास भी नंबर मिलते हैं। यदि आपका इंटरव्यू एवरेज है तो आपको 120-130 के आसपास नंबर मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली सारे स्टेज हैं। नाउ यहां पे मेरा सजेशन ये है कि सिलेबस चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, इसको कई बार रीड आउट करिए अपनी तैयारी की शुरुआत करते वक्त। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप 10 बार उसको पढ़ेंगे तो आपको सिलेबस याद हो जाएगा। आपको सिलेबस याद नहीं होगा, लेकिन आपको सिलेबस ऑब्जर्व करना है। क्योंकि ऑलमोस्ट आप सभी लोगों ने या तो 12th तो पास कर रखा होगा, उसके बाद तैयारी की शुरुआत कर रहे होंगे। तो 12th तक आपने बहुत मेजर सब्जेक्ट पढ़ रखे होंगे। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री वगैरह एटलीस्ट 10 तक तो पढ़ी होगी सोशल साइंस में। इसके अलावा यदि हम बात करें साइंस की, बात करें साइंस भी आपने 10 तक पढ़ी होगी, भले आप आर्ट बैकग्राउंड के हों। इसके अलावा यदि हम बात करें इकोनॉमी भी थोड़ा बहुत पढ़ी होगी आपने। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्ट थोड़ा बहुत आपने पढ़े होंगे। तो सिलेबस जो है आपके लगभग समझ में आ जाएगा। भले आप ग्रेजुएशन की शुरुआत से ही तैयारी की शुरुआत कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो तभी शुरुआत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका सिलेबस बेसिक समझ में आ जाएगा। यहां पे ऑब्जर्वेशन करना है, सारी चीजें आपको याद नहीं करनी है, ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपका दोस्त आपके सामने बैठा होता है और आपको मजाक उड़ा रहा होता है, तो आप ऑब्जर्वेशन करके पता लगा लेते हैं कि आपका मजाक उड़ाया जा रहा है ना। तो वो ऑब्जर्वेशन आपको करना है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो हल्का हल्का आप देखते रहेंगे तो आपको ये अपने दिमाग में फिक्स होता रहेगा कि हाँ सिलेबस में ये चीजें दी हुई हैं। ठीक है। दूसरा, सिलेबस के साथ में आपको ध्यान रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास में होने चाहिए। तो सिलेबस देखने के बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी टाइम देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको ऑलमोस्ट पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार देखना है। मैं 2-3 बार देखने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन कोई भी क्लियर करना चाहते हो, कोई भी एग्जाम इस धरती का क्लियर करना चाहते हो, उसका यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास में है और सिलेबस आपके पास में है, तो इन दोनों को यदि आप 5-6 दिन टाइम दे दो तो आप उस एग्जाम के जोन में आ जाते हो। उस एग्जाम के अंदर आप कह सकते हैं कि आप जोन में चले आते हैं, और फिर जोन में जब आप जाते हैं तो आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। क्योंकि कमाल की बात ये होती है आपको पता होता है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ये आइडिया लग जाती है कि हमें कितना डीप तक पढ़ना है, कितना लाइटली पढ़ना है ना। तो ये चीजें इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को बहुत ज्यादा तवज्जो दें। तकरीबन मैं कहूंगा दोनों को मिला कम से कम 5-6 दिन टाइम दें स्टार्टिंग की, अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत में, और यही क्रूशियल पॉइंट होता है।
नाउ ये चीजें होने के बाद में अब आपको काम करना है अगला, आपको रखना है अपने पास स्टैंडर्ड बुक्स। कोचिंग के नोट्स के लिए कई बार बोलते हैं कि क्या हमारे पास कोचिंग के नोट्स होने चाहिए, कोचिंग के नोट्स से पढ़ने में काम चल जाएगा। कोचिंग के नोट्स, हालांकि कोचिंग के नोट्स से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, हालांकि मैं रेफर करता हूं कि स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें, जो कोचिंग के नोट्स में कई सारी चीजें स्किप कर दी जाती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स में ऑलमोस्ट सारी चीजें होती हैं। यदि आप सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं तो अपने मन में ये बना लीजिए कि आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। पढ़ने का मतलब है रीडिंग बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी बहुत सारा पढ़ डालते हो और निकलता थोड़ा सा है, लेकिन आपको पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना बेहतर मेंस में नंबर स्कोर करने की पॉसिबिलिटी होती है ना। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग कोशिश करें स्टैंडर्ड बुक्स को खरीदें। हालांकि कोचिंग के नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बुक रेफर करने से फायदा ये मिलेगा कि एटलीस्ट आपको ग्राउंड आपका तैयार रहेगा। कहते हैं बेस जितना मजबूत होता है इमारत उतनी ऊंची खड़ी की जा सकती है। तो यहीं पर ये बेस तैयार करने के लिए स्टैंडर्ड बुक्स एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। नाउ स्टैंडर्ड बुक्स क्या होती हैं? जो मार्केट में वाइडली एक्सेप्टेड बुक्स होती हैं। जैसे मान लीजिए यदि मैं बात करूं पॉलिटी की स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी है? ये है आपकी लक्ष्मीकांत आपके पास होनी चाहिए, बाकी और कोचिंग के नोट्स हो या ना हो डजंट मैटर। लक्ष्मीकांत अपने आप में एक नोट्स है। यदि आपके पास लक्ष्मीकांत है तो आपको अलग से कोचिंग के नोट्स की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यदि हम बात करें ज्योग्राफी के लिए बेसिकली एनसीईआरटी को सजेस्ट किया जाता है। छठी और 7th क्लास की जो एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी यदि आपको मिल जाती है तो ये एनसीईआरटी आपको बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट कवर कर देता है। और इसके अलावा 8वीं 9वीं 10वीं, हालांकि इसमें 11वीं और 12वीं के कुछ एनसीईआरटीज वैसे सजेस्ट किया जाता है, सारी एनसीईआरटी सजेस्ट नहीं किया जाता। यदि आप इसको पढ़ सके तो यहां पे आपको ज्योग्राफी का एक मेजर पोर्शन यहां पे कवर हो जाता है। लेकिन साथ में आपको अपने साथ रखना है एटलस। क्या रखना है? अपने साथ एटलस रखना है। एटलस आप किसी का रख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड इज ऑल्सो प्रीटी गुड वन, ऑक्सफोर्ड ले सकते हो। तो ये सारी चीज ज्योग्राफी के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन इन केस ज्योग्राफी की आप स्टैंडर्ड बुक्स एक मार्केट में है इस समय पेरियार की, आप पेरियार की बुक से भी पढ़ सकते हैं। पेरियार इज वन ऑफ द वेरी स्टैंडर्ड बुक्स, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, तो आप इस बुक से भी पढ़ सकते हैं ना। तो पॉलिटी की होगी आपकी, इसके बाद होगी ज्योग्राफी होगी। नाउ द नेक्स्ट वन स्टैंडर्ड बुक्स में देखें तो यदि हम बात करें यहां पे स्पेशली साइंस एंड टेक की बात करें, देखिए साइंस एंड टेक की बात करें तो साइंस एंड टेक हालांकि सजेस्ट किया जाता है कि आप लोगों को यहां पे साइंस की यदि हम बात करें तो 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। लेकिन कम से कम यदि आप 9th ना पढ़ सकें तो 10th की एनसीईआरटी तो पढ़े ही पढ़े, जो कि मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं यदि आपने साइंस अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप वो नहीं कर पाएंगे, है ना। टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी में एक बड़ी फेमस बुक है टाटा मैकग्रा-हिल की, रवि अग्रहारी की। हालांकि इसको यूपीएससी वाले ही पढ़ते हैं, तो आप रवि अग्रहारी की बुक पढ़ सकते हैं। रवि अग्रहारी की बुक काफी अच्छी है, यू कैन रेफर दैट बुक, दैट इज वन ऑफ द गुड बुक फॉर टेक्नोलॉजी। वैसे मार्केट में कोई और भी किताब यदि आपकी नजर में है तो आप पढ़ सकते हैं। कोचिंग के नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे कंपाइल्ड फॉर्म में सारी चीजें एक जगह मिल जाती हैं, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं ना। इसके अलावा यदि हम बात करें हिस्ट्री की, इतिहास की बात करें तो इतिहास के लिए देखा है तो यहाँ पे वैसे सजेस्ट किया जाता है कि आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एंशिएंट और मेडिवल तो आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं। मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न भी आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं, लेकिन मॉडर्न में कई बार क्वेश्चन होता है जो थोड़ी ज्यादा एनालिटिकल पूछ लेते हैं, तो मॉडर्न के लिए आप लोग स्पेक्ट्रम को रेफर कर सकते हैं। आमतौर पर ऐसा पाया गया कि स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आ जाते हैं और स्पेक्ट्रम से बाहर के क्वेश्चन नहीं आते। तो मैं कहूंगा आप आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम की बुक को रेफर कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन एमपीएससी में जो आते हैं वो ऑलमोस्ट स्पेक्ट्रम में मिल जाते हैं बड़े आराम से। तो आप स्पेक्ट्रम की बुक हिंदी माध्यम में हिंदी माध्यम के, अंग्रेजी माध्यम के आप अंग्रेजी माध्यम में, तो आप उस बुक को रेफर कर सकते हैं। किसके लिए? आधुनिक भारत के लिए। जहां तक की बात है एंशिएंट और मेडिवल के लिए, तो एंशिएंट और मेडिवल के लिए आप लोग रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटीज को। एनसीईआरटीज मोर देन इनफ। हालांकि यदि आप लोग इन केस अंग्रेजी माध्यम के हैं तो आप तमिलनाडु की एनसीईआरटीज भी रेफर कर सकते हैं। उसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों ही आते हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। वो भी काफी अच्छी बुक है, इन केस मेंस में आंसर राइटिंग में काफी काम आती है ना। लेकिन मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम की बुक को जरूर रेफर करें, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है ना। इतिहास से आगे चलते हैं। अब इसके बाद बचता है आपके लिए हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमी होगी, साइंस एंड टेक हो गई, इकोनॉमी बची। ओके, इकोनॉमी डिस्कस नहीं किया है। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के पोर्शन के लिए आप लोग रेफर कर सकते हैं बेसिकली रमेश सिंह की बुक, अच्छी किताब है, रमेश सिंह की बुक रेफर कर सकते हैं। हालांकि रमेश सिंह की बुक काफी लेंदी बुक है। तो इकोनॉमी में जो टॉपिक आपके रमेश सिंह मिलते हैं, सिर्फ आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपको पूरा का पूरा पढ़ने लग जाना है, कि आप रमेश सिंह को एक तरफ से दूसरी तरफ पढ़ना है, नहीं। एमपीपीएससी की एक बड़ी खासियत है कि एमपीपीएससी जो सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन पूछे आते हैं पीएससी में। यदि आप मेंस के पेपर उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस से ही सीधे क्वेश्चन उठा लिया गया है।
यूपीएससी में कभी ऐसा नहीं होता। यूपीएससी में तो क्वेश्चन एनालिटिकल होता है, काफी लेंदी क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन एमपीपीएससी में ऐसा नहीं होता। सिलेबस है, सिलेबस से ही एक पार्ट उठा के आपको क्वेश्चन दे दिया। तो इसलिए मेरा सजेशन यह है कि आप लोग सिलेबस के साथ 24 आवर्स रहें। आप सिलेबस अपने सिरहाने में रख के रखें, सोएं, और उसको बार बार देखते रहें। जितनी बार आप उसको देखेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। इकोनॉमी के लिए हालांकि एक बड़ी फेमस किताब है, इसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। 12वीं की किताब है समष्टि अर्थशास्त्र। आप इस किताब को जरूर पढ़ें, इससे आपको इकोनॉमी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो 100% क्लियर हो जाएंगे। यदि आपने समष्टि अर्थशास्त्र मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया तो फिर आपको इकोनॉमी के लिए कोई भी और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इकोनॉमी पढ़ते वक्त आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे बजट के क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, तो बजट जो है आपको प्रॉपर तरीके से मध्य प्रदेश और भारत का बजट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आमतौर पर पीएससी बन जाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें, इकोनॉमिक सर्वे मध्य प्रदेश और भारत दोनों का आपको पढ़ना है। और मैं नहीं कहूंगा आप पूरा बजट एक तरफ से पढ़ो, लेकिन हाँ यदि कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जहां पे कंपाइल्ड हो, उसको उसकी जो समरी है उस तरह से वीडियो बनाया गया हो 1-2 घंटे का, तो आप उसको देख लो प्रॉपर तरीके से और साथ में पेन कॉपी लेके बैठो तो उसको नोट्स भी बना लो। तो यदि आप ये कर सको तो काफी अच्छी बात होगी। तो ये रहा इकोनॉमी, इस तरह से आपका लगभग पूरा कवर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा मेजर पोर्शन जिसकी हमने बात किया, जो आपके सिलेबस में है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक मेजर पोर्शन कवर हो जाता है। यदि आपके पास बुक्स को लेकर कोई और भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ रहे हो तो स्टैंडर्ड बुक्स आपको ले लेनी है। तो ये कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए। नाउ अगला पॉइंट आपके सामने है, जो तीसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, स्टैंडर्ड बुक्स आपको पहली बार जस्ट रीड करना है। तो फर्स्ट टाइम आपको बहुत ज्यादा नोट्स बनाने के लिए परेशानी होना है। फर्स्ट टाइम जस्ट रीड, फटाफट आप रीड करते जाओ। रीड करने का मतलब ये नहीं कि आपको सारी चीजें याद होती जाएं, दैट्स नॉट पॉसिबल कि आप पहली बार आप चीजों को देखोगे तो आपको याद हो जाएंगी। हो सकता है कुछ चीजें आपके समझ में आ जाएं, तो ये अच्छी बात है। तो पहले टाइम सिर्फ आपको रीड करनी है। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम इन किताबों को पढ़ रहे हो तो सेकेंड टाइम पढ़ते वक्त आपको एक पेन कॉपी लेके बैठना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट भी करते जाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब यह है कि ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगता है कि सिंपल नहीं है, ये आपको कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको भूल सकते हैं। और चूंकि आपने प्रीवियस क्वेश्चन देख ही रखे हैं और सिलेबस भी देख रखा है, तो उसके हिसाब से आपको यदि लगता है कि ये चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है, हल्का सा आपको वाइल्ड गेस करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। और आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको आप लिखते चलें, लेकिन सारे पॉइंट नहीं लिखते चलना है। जैसे मान लीजिए पूछा गया, उसमें बताया गया उसमें कि हाँ मुगल जो थे, मुगल में बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, तो ये सारा सीक्वेंस आपको ऑलरेडी याद है, ऑलमोस्ट हर बच्चे को याद होता है। तो ये चीजें आपको अलग से नहीं लिखनी है कि हाँ मुगल काल में कौन कौन से राजा थे, उसका सीक्वेंस, दैट्स अ वेरी बेसिक वन। तो ये यदि आपको ये चीजें याद है, इनकेस आपको नहीं याद है तो आप लिख सकते हो, लेकिन मेरा उम्मीद है कि आप सिविल सर्विस तैयारी करने आए हो तो आपको ये चीजें बेसिक याद होगी। तो जो चीजें आपको बेसिक याद है उसको आपको अपनी कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीजें आपको लगती है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे मान लीजिए अकबर के टाइम में यदि कोई महत्वपूर्ण बुक लिखी गई है या अकबर ने किसी स्कॉलर को पैट्रोनाइज किया है, संरक्षण दिया है, तो आप ऐसी चीजें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो उस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकते हैं। मराठा एम्पायर की बात करें तो मराठा एम्पायर में वही सेम चीज है, आपको पता होना चाहिए। शिवाजी जो है औरंगजेब के समकालीन थे, तो आप बेसिक चीज पता ही है। लेकिन उनके द्वारा जो बहुत महत्वपूर्ण स्टेप लिए गए, जैसे प्रशासनिक तरीके में देखें तो जैसे सरदेश मुखी है, चौथ है, ये क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है, तो ये चीजें आप लोग जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे आते हैं और आपसे क्वेश्चन फिर बन जाएंगे, है ना। तो आपको क्या याद रखना है, पहले टाइम में आपको सिर्फ रीड करना है, सेकंड टाइम में आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको फिर आपको लिखना शुरू कर देना है। आप टॉपिक डालें, हेडिंग डालें और फिर उसके बाद जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लिखते चलें। तो इस तरह से आपको अपना नोट्स तैयार करना है। लेकिन नोट्स प्रिपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। नोट्स मैं नहीं कह रहा हूं बहुत ज्यादा लेंदी नोट्स बनाएं, उसमें पूरा का पूरा आप पैराग्राफ लिख दो। पैराग्राफ नहीं लिखना है, सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं। पूरा पैराग्राफ यदि आप लिखोगे तो उसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक कीवर्ड जो मतलब दिखाता है कि हाँ ये फैक्ट है जो आपको याद रखना जरूरी है ना। तो इस तरह से आप लोगों को नोट्स तैयार करना है। कोशिश करें नोट्स बहुत लेंदी ना हो, लेकिन जितना भी बन जाए इस कंप्लीट ओके। इसके बाद आपको कोशिश करना है अपने जो नोट्स है उसको जरूर आपको बार बार रिवाइज करना है, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। और जब आप कई बार उसको रिवाइज कर लोगे तो आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि बहुत सारे फैक्ट आपको और भी याद हो गए हैं। तो उसके बाद जब आप 4-5 बार उसको और भी रीड कर लो तो उसके बाद आप एक और सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हो। सिनॉप्सिस का मतलब यह है कि जो नोट्स आपको है, नोट्स आपके पास में, उस नोट्स में भी बहुत सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। तो जो चीजें आपको याद अब न हो रही हो तो उस चीज को आप अलग से उसकी सिनॉप्सिस तैयार करें और उसको बार बार रिवाइज करें। तो ये तरीका होता है। इस तरह से आप लोग अपने सिलेबस में अपने कमांड डेवलप कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग कहना चाहता हूं, चाहे आप कितना बढ़िया कंटेंट तैयार कर लें,
लेकिन यदि आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो ये आपके लिए डिजास्टर हो सकता है। जैसे कि आप कहते हैं कि जैसे आपने कितना बढ़िया घर बना लिया है, लेकिन यदि आपने उसकी प्रॉपर सिंचाई नहीं की, प्रॉपर तराई नहीं की, तो घर मजबूत नहीं बनेगा। तो यहां पर भी वही चीज है, आपने कितना बढ़िया कंटेंट तैयार कर लिया, कितना बढ़िया नोट्स तैयार कर लिया, यदि आपने उसको बार बार रिवाइज नहीं किया तो फिर उसके बनाने का कोई मतलब नहीं होता। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हमें कंटेंट तो तैयार करने के साथ साथ रिवीजन में भी मास्टरी हासिल करनी है। ठीक है, रिवीजन कैसे करेंगे, मास्टरी कैसे हासिल करेंगे? तो रिवीजन के लिए मैंने आप लोगों को बताई थी, कुछ ट्रिक्स बताई थी। जैसे पहली बार आपको यदि रिवाइज करने का टाइम कम हो तो आप सिर्फ हेडिंग देख के आगे बढ़ जाओ, आपको बहुत ज्यादा टाइम की कमी है। या इन केस आपको मान लीजिए सपोज करिए कि आपके पास टाइम थोड़ी ज्यादा है और फिर भी इतना पर्याप्त भी नहीं है कि आप सारी चीजें रिवाइज कर लो। जैसे मान लीजिए पूरी एक कॉपी आपको रिवाइज करनी है, एक कॉपी, मान लीजिए एक कॉपी में तकरीबन 400 पन्ने हैं, तो आपको 400 पेज रिवाइज करने हैं और आपके पास टाइम कितना, आधे घंटे। तो आधे घंटे में कैसे आप रिवाइज करोगे? तो आप ये कर सकते हो, जितने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हेडिंग्स हैं उसको आप देख लो। मान लीजिए आपके पास 1 घंटे का टाइम रिवाइज करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि मान लीजिए आपने हेडिंग देखा और हेडिंग के अंदर कोई भी ऐसे जल्दी से ढूंढो कि हाँ कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देखो और आगे बढ़ जाओ। पूरा एक तरफ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने हेडिंग देखा, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा और आगे बढ़ गए, हेडिंग देखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा और आगे बढ़ गए। तो ये चीजें जो है आप लोग रिवीजन स्किल में थोड़ी सी आपको मास्टरी डेवलप करनी है। रिवीजन के डिफरेंट जो तरीके होते हैं, पैटर्न होते हैं, उसको फॉलो करने हैं, है ना। तो ये चीजें आप लोग करें। तो इस तरह से आई एम श्योर कि आपके समझ में आ गया होगा बेसिकली पढ़ाई कैसे करनी है अपने सिलेबस की। नाउ इसके बाद एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, और ये पॉइंट वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखिए आप डेली चाहे थोड़ा सा पढ़ें, हो सकता है आप डेली अपने 4 घंटे का टाइम बना रखा है, हो सकता है आपने डेली 2 घंटे का टाइम बना रखा है, इस कंप्लीटली ओके, लेकिन आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करें। धरती पलट जाए लेकिन आपका रूटीन चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये यहां पे काम बिल्कुल आपको डिलीजेंटली करना है। या तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसी टाइम अपने पढ़ाई का रूटीन बनाएं जिस टाइम पे आप बिल्कुल खाली रहते हैं, तो इससे बेहतर ये होगा कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह से बाधा नहीं होगी। डेली यदि सेम टाइम पे आप पढ़ने के हैबिट डालोगे तो आमतौर पर देखा गया है कि वहां पे बेहतर परफॉर्मेंस मिलने के चांसेस होते हैं। ऐसे मान लीजिए सपोज करिए मैं यदि बोलूँ 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं कोई किताब, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ता हूं, यदि मैं ये काम डेली करना शुरू कर दूं तो आमतौर पर पॉसिबिलिटी होती है कि यहां पे बेहतर परफॉर्मेंस मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे मान लीजिए आपने आज 6 बजे से 8 बजे पढ़ा है, कल आप जो है 4 बजे से लेके 6 बजे तक पढ़ रहे हो, और इस तरह से यदि आप बार बार टाइम को वेरी कर रहे हो तो इसमें आमतौर पर पॉसिबिलिटी होती है कि आपका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं निकल पाता है। तो कोशिश ये करें कि आप कम पढ़ें, लेकिन कम टाइम पढ़ें, लेकिन उसको रूटीन मेंटेन करके रखें। यदि आप ये कर सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। तीसरी बात एक और महत्वपूर्ण चीज है, 4 चीजें हमने डिस्कस कर लिया, 5वीं चीज मैं कहूं, 5वीं एक महत्वपूर्ण चीज मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा, वो ये है कि देखिए एमपीपीएससी एक ऐसा एग्जाम नहीं है कि जहां पे पढ़ने से काम चल जाएगा। दिस इज नॉट लाइक वन डे एग्जाम, और ये कोई ऑब्जेक्टिव बस कोई एग्जाम नहीं होता कि आपने ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया और बात खत्म हो गई। दिस इज सब्जेक्टिव एग्जाम। ये कैसा एग्जाम है? ये सब्जेक्टिव एग्जाम है, और सब्जेक्टिव एग्जाम में पूरा खेल जो होता है आंसर राइटिंग का होता है। मेंस में आप कितने नंबर स्कोर करोगे इस पे फाइनल डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या मेंस में कितने नंबर स्कोर करते हो इस पे डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कौन सी लगी और उसी हिसाब से आपको एसडीएम या डीएसपी की पोस्ट मिलती है। तो आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ यहां पे लोग कहते हैं आंसर राइटिंग कब से शुरू करना चाहिए। देखिए बेसिकली देखा तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आंसर राइटिंग कब से शुरू करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं पूरा पढ़ लो अच्छे से, बिल्कुल रट डालो, उसके बाद आंसर राइटिंग की शुरुआत करो। मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करता हूं। मैं सजेस्ट करता हूं कि जैसे मान लीजिए आपने 12वीं पास कर लिया है, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया, बीए में एडमिशन लिया, बीएससी में एडमिशन लिया, बीसीए में, इंजीनियरिंग में, जहां भी एडमिशन लिया, आपके पास बेसिक आंसर लिखने की स्किल पहले से ही थी। आपने 12वीं पास करके आओ तो 12वीं में कुछ ना कुछ तो लिखा होगा आपने आंसर राइटिंग में। कोरोना के टाइम में जरूर हमने थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस कम हो गई होगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यदि हम देखें तो आंसर राइटिंग थोड़ा बहुत तो आपको आती है। तो आप लोग कोशिश करें कि आंसर राइटिंग की जो हैबिट है उसको मेंटेन करें। यदि आप आंसर राइटिंग यदि अभी से कर सके, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में यदि हैं और अभी से आपने तैयारी की शुरुआत की, आप सेकेंड ईयर में है या फाइनल ईयर में, जब भी है या फाइनल ईयर कंप्लीट कर लिए हैं, तो आंसर राइटिंग यदि आप स्टार्टिंग से करना शुरू कर दोगे, तो यदि आपने मान के रखा है कि 1 साल तक हम तैयारी करेंगे तो 1 साल बाद में आपकी आंसर राइटिंग की स्किल बहुत बढ़िया हो जाएगी। आपको बता दो एमपीपीएससी एक उस तरह का गेम होता है, जैसे मान लीजिए मैं इस तरह की बात करूं, जैसे मान लीजिए आप म्यूजिक की बात करें, तो मान लीजिए सपोज करिए किसी गाने, कोई गाना आपको याद है, जैसे उस गाने की लिरिक्स जो है आपको पूरी याद है, लेकिन आपको गाने की लिरिक्स याद होने के बावजूद भी आप अच्छा गाना नहीं गा सकते हो। यदि आपको अच्छा गाना गाना है तो जरूरी है कि आप उस गाने का रियाज करें, बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। और मेंस की आंसर राइटिंग भी कुल मिला के लगभग इसी नक्शे कदम पे चलती है। आपके पास कितना नॉलेज है ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना प्रैक्टिस जरूरी है। आपके पास की बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन आप अच्छी आंसर राइटिंग कर पाएंगे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग आंसर राइटिंग की शुरुआत अभी से करें, और धीरे धीरे आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपके अंदर एक बढ़िया स्किल पैदा होगी, आप एक बेहतर आंसर लिख पाएंगे और आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। लास्ट में मैं एक छोटा सजेशन देना चाहता हूं, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर पीपल। कंपैरिजन जो है कई बार हम लोग करना शुरू करते हैं और ये देखना शुरू करते हैं कि हमारे साथ वाला कितना पढ़ रहा है, हमारे साथ वाले को कितना आता है, और इसके चलते कई बार हम लोग अपनी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ये साथ वाला पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ रहे हैं, साथ वाला नहीं पढ़ रहा है तो हम भी ऐस कर रहे हैं। ये चीजें हमें नहीं करनी है। दुनिया पढ़ रही हो नहीं पढ़ रही हो, दुनिया ऐस कर रही हो मजे मार रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने वो टाइम बना रखा है अपना, उस टाइम पे हमें पढ़ना है, चाहे दुनिया का कतरा कतरा हिल रहा हो, कुछ नहीं कर रहा हो, ऐस कर रहा हो, हमें नहीं करना है। हमें अपनी पढ़ाई को मेंटेन करके रखनी है। कोई नहीं पढ़ रहा है या बोल रहा हो कि अरे मैं तो नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तो ऐस कर रहा हूं, तुम क्यों पढ़ रहे हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। आप कह सकते हैं कि तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हारा अपने मकसद है। भाई मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा काम पढ़ना है, तो आई वॉन्ट टू स्टडी। तो जो टाइम आपने बना रखा है किस टाइम में आपने पढ़ना है, आपने पढ़ना है। चाहे आपका दोस्त आपके पास में आए और बोले कि चलो चाय पी के आते हैं, तो आप यहाँ पे सीधा बना कर सकते हैं कि भाई मेरे को अभी चाय नहीं पीना है, मेरा भी रूटीन चल रहा है और इस रूटीन को मैं बिल्कुल बदल नहीं सकता। रेजिलिटी यहां पे बहुत जरूरी है, फ्लैक्सिबिलिटी यहां पे मत रखिएगा। जो प्लान आपने बनाया उसको बहुत ही कठोरता से उसका पालन करना शुरू करिए। बहुत जल्दी लोगों को हाँ कहने की आदत मत डालिए, थोड़ी सी लोगों को ना कहने की आदत भी डालिए, थोड़ी लोगों को नाराज भी करने की हैबिट डालिए। क्योंकि आप कल एक प्रशासनिक पोस्ट में जाने वाले हैं, तो आप जब प्रशासनिक पोस्ट में होंगे तो कोई भी इंसान आएगा बोलेगा साहब ये करप्शन थोड़ा सा कर दो, तो क्या बोलोगे कि हाँ हाँ कर देंगे। तो आप ये जो है ना कहने की जो हैबिट है अभी से पैदा करो। यदि कोई बोलता है कुछ भी तो आप थोड़ी ना कहने की यदि आदत आप अभी से बनाएंगे तो आपको आने वाले कल में भी थोड़ी काम आएगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में सपना देखना जरूर देखना चाहिए। यदि आप सपना देखते हैं कि आप एक एसडीएम बनेंगे, एक अधिकारी बनने वाले हैं, तो यदि आप सपना देखोगे तो वो चीज़ आप हकीकत में भी ला पाओगे। तो सपना जरूर देखें। सपने देखने से इंसान जो है उस चीज़ को रियलाइज करता है, उस चीज़ को महसूस करता है अपने अंदर, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उसके अंदर ज़्यादा घंटे काम करने की उसके अंदर इच्छा शक्ति पैदा होती है। तो ये चीज़ें भी जरूर करें, है ना। तो आई एम श्योर वी डिस्कस सो मेनी पॉइंट्स। आपके पास फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे अहेड, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक सो मच। एक चीज और भी है, जस्ट वन लास्ट पॉइंट। हमारे चैनल में सिविल सर्विसेज के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, तो हमारे चैनल में बहुत सारी क्लासेस हमें चल रही है, तो आप लोग उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और शाम के 4 बजे की, यदि आप आंसर राइटिंग के लिए जानना चाहते हैं कैसे आंसर राइटिंग करते हैं, तो शाम के 4 बजे की मेंस आंसर राइटिंग क्लास इस समय ऑलरेडी चल रही है, तो आप उस क्लास में जरूर आएं। उससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि एक्चुअली आंसर लिखते कैसे हैं। तो ये चीजें भी आप लोग करें तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और लास्ट में रामसोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती हैं, तो इसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप यहाँ के आके पूछ सकते हैं ना। वैसे आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमें कमेंट्स में डेली वॉच करता हूं, तो आप वहां के उसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं ना। तो चलिए डिस्कशन को यहीं वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे अहेड, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच।